So today we will discuss effect of catalyst on rate of reaction. So write down the heading. Heading is effect of catalyst on rate of reaction. Now, what is catalyst? Catalyst is a substance which increases the rate of a reaction without undergoing any chemical change. ठीक है कि इन द एंड कोई केमिकल चेंज नहीं है, लाइक ए टू बी चेंज हो रहा है, इसमें हम कोई कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं सी, हो सकता है वो बीच में रिएक्शन में पार्ट ले, बट इन द एंड हमें जो कैटलिस्ट सी है वो उसी केमिकल फॉर्म में और उतने ही अमाउंट में वापस मिल जाएगा जो हमने यूज़ किया था. ठीक है इतनी बात. सो राइट डाउन. A catalyst is a substance. A catalyst is a substance which increases the speed of reaction. Catalyst is a substance which increases the speed of reaction without being consumed. Which increases the speed of reaction without being consumed in the overall reaction. नवीन थोड़ा सा ना आप साफ लिखा करो और अच्छी हैंड राइटिंग में, मतलब थोड़े से मैंने देखा था आपका पिकअप बहुत अच्छी है, बट वो नोट्स के मैंने प्रिंट निकलवाए उतने साफ नहीं थे. ठीक है, थोड़ा सा सुंदर हैंड राइटिंग में लिखने की कोशिश करो. जैसे मैंने आपको एक बार भेजे नहीं थे कलर्स नोट्स, अच्छे से बनाओगे ना तो फिर एंड में आपको ही पढ़ने को भी मन करेगा और प्रॉपरली बनाओगे कलर पेन यूज़ करके साफ हैंड राइटिंग में, दैट विल बी बेटर फॉर यू. एनीवेज, कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस which increases the speed of reaction without being consumed in the overall reaction. Without being consumed in the overall reaction. ओवरऑल को अंडरलाइन कर लेना. इसका मीन ये है कि हो सकता है कि बीच में रिएक्शन में कैटलिस्ट यूज़ भी हो रहा हो, बट ओवरऑल रिएक्शन में एंड में हमें उतना ही अमाउंट और उसी केमिकल फॉर्म में मिल जाएगा जिसमें हमने उसको डाला था. नेक्स्ट लाइन लिखो. इफ़ कैटलिस्ट participates in any step of the reaction, if catalyst participates in any step of the reaction, then it must be regenerated. If catalyst participates in any step of the reaction, then it must be regenerated. In the other step. It must be regenerated in the other step. Okay. जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो हम पोटाशियम क्लोरेट ले रहे हैं. दिस इज पोटाशियम क्लोरेट. Potassium chlorate decomposes to give us potassium chloride and oxygen. This is the reaction. This is a balanced equation. Okay. So in this reaction we have to heat the reactant. और अब ये देखा गया कि if we use a catalyst, like for the decomposition of potassium chlorate, manganese dioxide can be used as a catalyst. If we use a catalyst, the reaction takes place at a faster speed. Moreover, temperature required will be lesser. So क्या बेनिफिट हुआ कैटलिस्ट यूज़ करने का? एक तो स्पीड बढ़ गई, एक हम नॉर्मली विदाउट कैटलिस्ट जितना टेम्परेचर देते हैं विद कैटलिस्ट उससे कम टेम्परेचर पे ही रिएक्शन हो जा रहा है. समझ आ गई बेटा? Yes. तो एग्जाम्पल लिख लो ये, फिर हम उसका मैकेनिज्म देखते हैं कि कैसे कैटलिस्ट स्पीड को बढ़ा क्यों देता है. व्हाट इज़ द रीज़न, बेसिक रीज़न बिहाइंड दिस.
इरेशनल। ओके, हाँ जी। सो एनर्जी डायग्राम जो है, on the x-axis we have reaction coordinate, on the x-axis we have reaction coordinate, and on the y-axis we have energy। ठीक है बेटा? हाँ जी। सो इसका जो कर्व है, जैसे आप मान लो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन ले रहे हो, सो इसका कर्व ऐसे होगा। एंडोथर्मिक भी होते हैं, वो हम सारे अभी ग्राफ्स बनाएंगे। ये लेट अस सपोज वी आर डीलिंग विद एनी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दिस इज द एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट, दिस इज द एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट, and starting from this up to this is the threshold energy. So what will be the activation energy? This will be the activation energy। यस। ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन की बात कर रहे हैं कि हमने R से P की तरफ जाना है, तो R से P की तरफ जाने के लिए हमें ये जो एनर्जी बैरियर है इसको क्रॉस करना पड़ेगा। सो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? द एक्सेस एनर्जी विच वी हैव टू सप्लाई टू मेक द कोलिजन इफेक्टिव। कि ऑलरेडी रिएक्टेंट के पास इतनी एनर्जी तो है, इतनी एनर्जी उनके पास ऑलरेडी है, इतनी हम एक्टिवेशन दे देंगे तो वो एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, सो ये तो होता है बेटा विदाउट कैटालिस्ट। दिस इज़ अ पाथवे विदाउट कैटालिस्ट। नाउ इफ़ यू यूज़ द कैटालिस्ट से देखा गया कि इसी रिएक्शन का पाथ चेंज हो जाता है, जो मैंने ब्लैक वाला बनाया। अब इसी रिएक्शन का पाथ चेंज हो गया। बेसिकली चेंज हम देखें तो चेंज सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी हुई है और तो कुछ चेंज नहीं हुआ कैटालिस्ट यूज़ करने से। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस। तो एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई? हमें दिख रहा है डिक्रीज हो गई। एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होने से हमें क्या बेनिफिट मिलेगा? कि ज़्यादा जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा मॉलिक्यूल्स एनर्जी बैरियर क्रॉस कर पाएंगे। अब ज़्यादा मॉलिक्यूल्स एनर्जी बैरियर क्रॉस कर पाएंगे तो नेचुरली स्पीड ऑफ द रिएक्शन बढ़ जाएगी। जैसे कोई क्लास है ना, कोई क्लास पासिंग मार्क्स 40 हैं, तो फिर उन लोगों ने क्या किया, पासिंग मार्क्स 40 की बजाय 30 कर दिए। तो नेचुरली अब मोर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो हैं वो पास कर पाएंगे उस टेस्ट को, क्योंकि उन्होंने जो लिमिट थी पासिंग नंबर्स की वो कम कर दी। तो सिमिलरली एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज़ हो गई है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं EA डैश, एक्टिवेशन एनर्जी विद कैटालिस्ट। EA क्या था? एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटालिस्ट। सो कैटालिस्ट ने हमें एक नया पाथ दे दिया विद लोअर एक्टिवेशन एनर्जी ड्यू टू विच स्पीड ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। समझ आ गया बेटा? यस। तो इसको हम लिख कैसे लेंगे? EA को आप लिख लो एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटालिस्ट, एंड EA डैश को लिख लो एक्टिवेशन एनर्जी विद कैटालिस्ट। एक्टिवेशन एनर्जी विद कैटालिस्ट। एंड ऊपर वाली है एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटालिस्ट। बेटा मैंने ऑस्टवाल्ड आइसोलेशन प्रोसेस के नोट्स भेज दिए थे, देख लिया होगा आपने? यस। वो ओके लिख लिया मैंने। ओके। बोलो आगे। यस। The presence of catalyst lowers the potential presence of catalyst lowers the activation energy barrier. Presence of catalyst lowers the activation energy barrier by providing lowers the activation energy barrier by providing an alternate pathway
by providing an alternate pathway to the reaction. By providing an alternate pathway to the reaction. Done. Okay. Now next we are going to make some energy graphs. So our next heading is energy graphs. गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा, लेट हो गया। वैसे मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, मैम याद नहीं गया। मैं चैनल पे डाल दूंगी तो रिकॉर्डिंग सुन लियो, ठीक है ना। कितना का करा लिया मैम आपने? थोड़ा सा ही कराया बेटा, 15 मिनट का हुआ है, कुछ नहीं था, बहुत आसान टॉपिक है, मैं रिकॉर्ड कर ही रही हूँ। चलो अब एनर्जी ग्राफ ड्रॉ करते हैं। यादविंदर, तूने वो नोट्स लिख लिया जो तेरा लेक्चर मिस हुआ था? यस मैम। समझ आ गया सारा? मैम एक तो बार मैं दोबारा पढ़ूंगा फिर समझ आ जाएगा। तो और जो मैंने क्वेश्चंस भेजे थे आपको ग्रुप में, उनका क्या स्टेटस है? प्रीवियस थोड़े के कर ले मैम। 16 क्वेश्चंस में से कितने कर लिए? ठीक 6 मैम। अच्छा पक्का? कौन कौन से कर लिए मैं पूछूं तो बता सकते हो? सच सच बता, किए कि नहीं किए? किए मैम। बेटा कम है, तुम दोनों ने ही 5-6 किए हैं, ऐसा थोड़ी चलेगा। टेस्ट होने वाला चैप्टर का, और चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है और इसमें खूब अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। मैंने एक्चुअल में ही आपको बहुत सिलेक्ट करके जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो भेजे थे, बहुत अच्छे वाले, तो उनको रिलीजियसली करो ताकि चैप्टर की अच्छी सी ग्रिप आ सके। ऐसे ये छोड़ने वाला चैप्टर नहीं है, इट इज़ वन ऑफ द हाईली इम्पॉर्टेंट चैप्टर। जो फिजिकल केमिस्ट्री है आपकी, उसका मेन चैप्टर है ये। समझ आ रही है मेरी बात? तो कर लेना आज रात को बैठ के। मैं और भी क्वेश्चंस अभी भेजूंगी, तो सारे अपना करते जाओ, तभी इसका टेस्ट आप दे पाओगे अच्छे से, नहीं होगा नहीं टेस्ट। और एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन मैंने बोला था, नवीन ने तो मेरे ख्याल कर लिए हैं। यादविंदर बेटा उस दिन जो एक्टिवेशन एनर्जी वाला टॉपिक था वो पढ़ लेना, कोई डाउट आया तो पूछ लेना, और उसके क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है। चलो अब ध्यान दो इधर। एनर्जी ग्राफ है बेटा, देखो सिंपल, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ है। अब इस ग्राफ को हम स्टडी कर लेते हैं। कोई भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा वो ऐसा ग्राफ दिखाएगा। अब इस ग्राफ में एक्स एक्सिस पे हम क्या लेते होते हैं? रिएक्शन कोऑर्डिनेट। एक्स एक्सिस पे क्या लेते हैं? रिएक्शन कोऑर्डिनेट। और वाई एक्सिस पे क्या लेते हैं? एनर्जी। ठीक है जी। अब देखो ये क्या है? आर। तो ये जो मैं अब लाइन ड्रॉ करूंगी इसे देखना, ये किसकी एनर्जी है नवीन? 0 से लेके यहाँ तक रिएक्टेंट की जो एनर्जी, हाँ, जो एनर्जी रिएक्टेंट के पास ऑलरेडी है, उनकी खुद की एनर्जी, ठीक है। और ये सारी टोटल, अब इधर देखना, मैं साइड पे लाइन बना रही हूँ, यहाँ से लेकर 1 मिनट, ये बंद हो जा रहा है। ये जो सारी लाइन है ओरिजिन से लेकर ऊपर तक, ये कौन सी एनर्जी है बताओ? एक्टिवेशन। नहीं, ये थ्रेशहोल्ड है बेटा, इसी में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ये एक्टिवेशन है, समझ आई ना बात? थ्रेशहोल्ड क्या है कि टोटल उनको जितनी चाहिए, जैसे पास होने के लिए 40 नंबर चाहिए, तो 30 का उनको खुद ही आता है बच्चों को, तो आपको एक्स्ट्रा जो 10 का लगाना पड़ेगा। तो जो टोटल पासिंग मार्क्स हैं वो थ्रेशहोल्ड है। वो क्या है? थ्रेशहोल्ड है। तो इसे हम ईटी लिखेंगे, थ्रेशहोल्ड एनर्जी, टोटल एनर्जी जो हमें
इफेक्टिव कोलिजन बनाने के लिए चाहिए। तो टोटल में से ऑलरेडी रिएक्टेंट के पास खुद के पास भी इतनी एनर्जी ऑलरेडी है, तो एक्स्ट्रा एनर्जी जो चाहिए दैट इज़ नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। और आर से वो कहाँ पे जाएंगे, पी पे। तो दिस इज़ द एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट। आप मुझे ग्राफ देख के बताओ कि रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है कि प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है? रिएक्टेंट की ज़्यादा है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में ऐसा ही होता है ना, जैसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, जब वो प्रोडक्ट में चेंज होता है साथ में एनर्जी रिलीज करती है। इफ़ यू अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि टोटल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन विल बी सेम। इधर ध्यान दो जरा प्रॉपरली। हम मान लें कि बिफोर रिएक्शन एनर्जी 100 थी, ठीक है। अब नेचुरली वो एनर्जी 100 रिएक्टेंट की थी और आफ्टर रिएक्शन जो प्रोडक्ट थे उनकी एनर्जी 60 थी। इसका मतलब 40 एनर्जी क्या होगी, रिलीज कर दी रिएक्टेंट ने, वो सराउंडिंग में चली गई। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 100 में से 60 एनर्जी तो प्रोडक्ट के पास चली गई, तो बाकी की जो 40 एनर्जी थी वो सराउंडिंग में चली गई। इसका मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एनर्जी रिलीज कर रहा है। तो इसीलिए प्रोडक्ट की एनर्जी हमेशा एक्सोथर्मिक रिएक्शन में कम होती है। तो जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की एनर्जी में डिफरेंस है वो रिलीज हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं डेल्टा एच। इंथैल्पी चेंज सुन रखा है ना आप लोगों ने, डेल्टा एच। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए हम डेल्टा एच का साइन नेगेटिव रखते होते हैं। क्यों रखते हैं डेल्टा एच का साइन? इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। एक्सोथर्मिक में हाँ, जैसे इस केस में प्रोडक्ट की इंथैल्पी 60 है, रिएक्टेंट की 100 है, तो साइन नेगेटिव आएगा। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ये ग्राफ है, ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी प्रोडक्ट की एनर्जी नीचे है इट मीन्स इट इज़ द ग्राफ रिप्रेजेंटिंग एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बना लो फटाफट। ग्राफ के काफ़ी क्वेश्चन आने के चांस होते हैं ये इस चैप्टर में, क्योंकि एक तो वही है जो आपके इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशंस हैं उनके ग्राफ, मोर ओवर एक्टिवेशन एनर्जी के ग्राफ्स, हर एक इक्वेशन का अपना ग्राफ बन जाता है वो सारे। उसके बाद ये एनर्जी के ग्राफ्स। हो गया बेटा? नो मैम। अच्छा बना लो। और एक बात, ये जो इसका ऊपर पीक होती है ना, ये मैंने आपको पहले भी लिखवाया था, शायद उस दिन नवीन तो प्रेजेंट थी, यादविंदर नहीं था। इसको ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं, याद है? ये जो ऊपर आपको बैरियर दिख रहा है ना, जो पीक है इसकी, यहाँ पे ना एक ट्रांजिशन स्टेट बना देते हैं। ट्रांजिशन स्टेट एक्चुअली स्टेबल नहीं होती, वो टेम्परेरी बनती है। जैसे हम बोल रहे हैं A+B रिएक्ट हो रहे हैं, तो बीच में जी ऐसे थोड़ा थोड़ा इनका बॉन्ड बनने लग गया, तो बाद में फिर ये पूरा बन गया। तो ये जो बीच में बन रहा है इट इज़ ट्रांजिशन स्टेट। तो ट्रांजिशन स्टेट इज़ नॉट स्टेबल बिकॉज इट इज़ द स्टेट ऑफ वेरी हाई एनर्जी। हाई एनर्जी स्टेट इज़ नेवर अ स्टेबल स्टेट, इसीलिए वो प्रोडक्ट में बन जाती है ताकि स्टेबिलिटी अटेन कर पाए। रिटर्न मैम। ओके, अब बेटा एंडोथर्मिक का बनाते हैं। आप लोग खुद भी बना ही सकते हो, मैं अभी बना के आपको दिखाऊंगी, फिर आपको पता चल जाएगा। देखो जी इधर कैसे बनाओगे। एंडोथर्मिक का क्या मतलब है? जैसे रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट को हम एनर्जी कुछ देंगे, देन इट विल चेंज टू प्रोडक्ट। लेट अस सपोज कि बिफोर द रिएक्शन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट वाज लेट्स से 60, we supplied 40 energy to it, it means the energy of product will be 100। तो एनर्जी प्रोडक्ट की ज़्यादा होगी या कम होगी रिएक्टेंट से एंडोथर्मिक रिएक्शन में? ज़्यादा होगी, ठीक है। तो हम ग्राफ को ऐसे दिखाएंगे, दिस इज़ एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, दिस इज़ एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट।
थोड़ा सा इसको नीचे और बना लो, ज़्यादा लग रहा है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, जस्ट रिप्रेजेंटेशन की, ठीक है। अब देखो ध्यान, कई बार लगता है कि ये तो ऊपर रहेगी कर्व, तो ये इसीलिए है क्योंकि दिस इज़ योर एनर्जी एक्सिस, तो दिस इज़ द एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट, इसको ER भी लिख देते हैं, दिस इज़ द एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट, EP लिख सकते हो। तो दोनों की एनर्जीज में जो डिफरेंस है दैट इज़ व्हाट, डेल्टा H। इन दिस केस डेल्टा H विल बी पॉजिटिव। In endothermic reactions, delta H is always positive. मैम हाँ जी, ਦੇਖੋ ਮੈਮ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ એનર્ਜੀ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀਟ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। एंडोथर्मिक रिएक्शन च ਨਹੀਂ ਮੈਮ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਵੀ- ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਟੂ ਮੈਮ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ એનર્ਜੀ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੀਟ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। बेटा ਫਿਰ एनर्जी, ਮੈਮ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਮ ਐਕਸੋਥਰਮਿਕ ਚ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਐਂਡੋਥਰਮਿਕ ਚ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। बेटा हीट देनी वाला हिसाब नहीं है, ये चीज़ है भी एक एनर्जी का बैरीयर होंगे तो वो क्रॉस तो देखो करना ही पैंदा है, उस तो बाद फिर उन्नी एनर्जी रिलीज़ भी तो हो जाती है ना। एक्सोथर्मिक होगा तो उतनी रिलीज़ ज़्यादा हो जाएगी, फिर एंडोथर्मिक हमने नेट एनर्जी देखनी होती है, जो ये एनर्जी चेंजेस होती हैं ये एंड में ओवरऑल वो रिलीज़ कर रहा है या ओवरऑल ऑब्जॉर्व कर रहा है, उस चीज़ पे डिपेंड होता है। हो सकता है बीच में आपको एनर्जी उसको देनी भी पड़े इवन इन द एक्सोथर्मिक रिएक्शन टू क्रॉस द बैरियर, बिल्कुल ये चीज़ तो है ही है, क्योंकि कोलाइड करना है ना। देख कोलिजन थ्योरी समझो ज़रा, रिएक्शन हो रहा है कोई, जैसे A+B है, अब A+B को कोलिजन होगा तब वो जाके प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है। कोलाइड होने के लिए जो एटम्स होते हैं उनके अपने पास भी कुछ स्पेसिफिक एनर्जी होनी चाहिए, तभी वो कोलिजन के बाद इफेक्टिव प्रोडक्ट बना सकते हैं। ये फंडा होता है। एक्सोथर्मिक में फिर वो बाद में और एनर्जी खुद रिलीज भी कर देते हैं, एंडो में वो नहीं रिलीज करते। समझ आ गई उसमें point? लास्ट पता चलता होता है कि वो मतलब कि ग्राफ से कि वो एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक है। हाँ, ग्राफ भी उससे ही बनाएंगे ना जब हमारे पास नेट डाटा होगा कैलकुलेशन का। एंड में हम बता सकते होते हैं कि सारा जो रिएक्शन का पूरा एनालिसिस करने पे, ऐसे नहीं है कि बीच वाली स्टेज से हम नहीं कंफर्म कर सकते कि वेदर इट इज़ एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, ठीक है। यस मैम। तो जो ये इसका बैरियर है दैट इज कॉल्ड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं इसको, या ट्रांजिशन स्टेट भी बोलते हैं। एक्चुअली ये जो सारे हम बना रहे हैं ना ग्राफ्स, ये सिंगल स्टेप रिएक्शंस के लिए हैं। हमने उसमें पढ़ा था, आपको याद होगा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस पढ़े थे ना, मैकेनिज्म की थी जिसमें कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस क्या होते हैं, विच टेक प्लेस इन मोर देन वन स्टेप, तो उनके अलग तरीके से ग्राफ बन जाते हैं। मैं आपको अभी आइडिया दूंगी थोड़ा सा, पहले ये बना लो। ये सारे सिंगल स्टेप रिएक्शंस हैं, इनमें इंटरमीडिएट्स नहीं बनते। एक चीज़ होती है इंटरमीडिएट, एक चीज़ होती है ट्रांजिशन स्टेट, दोनों में डिफरेंस है। मैं अभी समझाती हूँ, पहले बनाओ। आप लोगों ने आज रात तक जैसे मर्जी जितना मर्जी बैठना, रात तक सारे क्वेश्चंस आपके सारे क्या 16 तो मैंने जस्ट क्वेश्चंस भेजे हैं, और मैं ट्राई करूँगी और भेज दूँ आपको 10 के क्वेश्चंस। जितने भी भेजूँगी आपके सारे रात तक हो जाने चाहिए, प्लस NCERT क्वेश्चंस, ताकि आप मुझे सुबह जो 12 बजे क्लास होगी उसमें डाउट्स पूछ पाओ। समझ आ गई बात? ऐसा नहीं है 5 की हैं 6 की हैं, मुझे कुछ नहीं पता, जैसे मर्जी कंप्लीट करो,
क्वेश्चंस पूरे हो जाने चाहिए आपके। मैं आपको कल से क्वेश्चन भेजना स्टार्ट मैंने किया है, तो आपको अभी तक कर लेने चाहिए थे। डन? यस मैम। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे इंटरमीडिएट की और ट्रांजिशन स्टेट की। होता क्या बेटा, जैसे देखो मैंने क्या बताया, ए प्लस बी, ए बी प्रोडक्ट बना रहे हैं जस्ट सपोज, ठीक है। हम मान लेते हैं कि ये जो सिंगल स्टेप है, सिंगल स्टेप में क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट तो बन सकती है बट इंटरमीडिएट नहीं बनता। ट्रांजिशन स्टेट का क्या मतलब है कि इन्होंने एनर्जी लेके कॉम्प्लेक्स बना लिया पहले, जिसकी एनर्जी काफ़ी हाई थी, फिर इन लोगों ने जो भी अपना किया तो एनर्जी रिलीज़ की या जो भी किया, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द रिएक्शन प्रोडक्ट बन गया। So this is the transition state which is also known as activated complex. ट्रांजिशन स्टेट का ये वाला मतलब है कि बीच में कोई ऐसी स्टेट जिसकी एनर्जी यूजुअली हाई होती है, इसीलिए वो अनस्टेबल मानी जाती है, ठीक है। ये तो हुई ट्रांजिशन स्टेट की बात। अब इंटरमीडिएट क्या होता है बेटा, कि जैसे मान लो कि ए था, है ना, हमें पता है कि ए प्लस बी का रिएक्शन है, बट वो एक स्टेप में नहीं रिएक्ट कर रहे, कि हो रहा है जी ए पहले मान लो जी कुछ किसी चीज़ में चेंज हो गया, आई इंटरमीडिएट है, उसने कुछ और ही बनाया, फिर आई जो है वो बी के साथ रिएक्ट करके आगे जो है वो कुछ प्रोडक्ट दे रहा है, लेटर से ये ऐसे फिर एंड में बन रहा है। मैं ऐसा कहना चाहती हूँ कि नेट में आपके पास ये रिएक्शन आ जाएगा जब आप दोनों को ऐड करोगे। आप मेरी बात समझ रहे हो? यहाँ पे हम देखते हैं क्या आएगा। मैं जस्ट एक हाइपोथेटिकल केस लेके चल रही हूँ कि ए था, उसने डायरेक्ट बी के साथ नहीं रिएक्ट किया, उसने पहले कोई और चीज़ बना दी जिसको बोलते हैं इंटरमीडिएट। वो नेट रिएक्शन में नहीं रहेगा। ये हमने किया भी था मैकेनिज्म, याद है आप लोगों को ऐसा कुछ? ए प्लस आई प्लस बी गिव्स यू ए बी। तो इसमें भी मान लो आई है, तो आई एंड में कट गया, नेट रिएक्शन आपके पास ये बच गया। मैंने एक हाइपोथेटिकल अपनी तरफ से एक मैकेनिज्म से बनाई है, एक्चुअल में नहीं है। सो ये इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट में आप फ़र्क मेरे ख्याल समझ गए होंगे। इंटरमीडिएट ये है कि कोई चीज़ ही मतलब कोई और बन गया बीच में, कोई और केटायन बन जाता है, कई बार कोई और एटम बन जाता है, कोई एनायन बन जाता है, कोई फ्री रेडिकल बन जाता है, उनको इंटरमीडिएट बोलते हैं। और ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है कि रिएक्टेंट की ही हाई एनर्जी स्टेट। क्लियर हुई बात? ठीक है। तो ये जो हमने ग्राफ्स अभी बनाए थे ये सिंगल स्टेप थे जिनमें इंटरमीडिएट नहीं बनता, सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट होती है। और इंटरमीडिएट वाले भी होते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ और देखना जरा। आप एक काम करो, जो ऊपर दोनों आपने ग्राफ बनाए हैं उनके नीचे ऐसा लिख दो नो इंटरमीडिएट। दोनों ग्राफ्स में लिख दो नो इंटरमीडिएट, जो ऊपर वाले बनाए थे। अब ये कैसा ग्राफ है, ठीक है। इधर तो वही है एनर्जी, इधर एनर्जी है एंड इधर आपका रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखो ट्रांजिशन स्टेट, TS फॉर ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट 1 और यहाँ पे लिखो ट्रांजिशन स्टेट 2। ये जो है यहाँ पे लिखो इंटरमीडिएट। इसमें जो फर्स्ट है वो एंडो है, फर्स्ट स्टेप, और सेकंड स्टेप एक्सो है। तो ये जो रिएक्शन है ये एक स्टेप में नहीं हो रहा, एक से ज़्यादा स्टेप में हो रहा है, 2 स्टेप में हो रहा है। एंड नंबर ऑफ इंटरमीडिएट्स
साइड में लिख लेना, नंबर ऑफ इंटरमीडिएट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट्स -1। ये फॉर्मूला चलता है हमेशा। जैसे पिछले केस में देखो, उसमें ट्रांजिशन स्टेट कितनी बनी थी जो पिछले दोनों ग्राफ थे? ट्रांजिशन स्टेट 1 थी, तो 1 - 1 0, इंटरमीडिएट्स उसमें 0 थे। और इस केस में ट्रांजिशन स्टेट्स 2 हैं, तो 2 - 1 1, इंटरमीडिएट कितना बनेगा? 1। समझ आई बात? Yes. अब इसमें हम देखें, इसको एनालिसिस करो थोड़ा सा क्या हो रहा है। ये रिएक्टेंट है, ठीक है। रिएक्टेंट ने अपना बैरियर तक तो वो पहुंचा, उसके बाद जो उसने प्रोडक्ट नहीं है, वो इंटरमीडिएट बना, बीच में कुछ बन गया। अब जस्ट आप यहाँ तक पे फोकस करो ज़रा, यहाँ तक तो रिएक्शन एंडो ही है ना, क्योंकि इंटरमीडिएट की एनर्जी रिएक्टेंट से तो ज़्यादा दिख रही होगी आपको। उसके बाद अभी प्रोडक्ट तो बना नहीं था इंटरमीडिएट को, फिर एक और पाथ चढ़ना पड़ा, एक और ट्रांजिशन स्टेट उसको जानी पड़ी, तो उसने एक और ट्रांजिशन स्टेट बनाई। बट फिर जो प्रोडक्ट बना वो एक्सो था, क्योंकि उसकी जो एनर्जी थी वो इंटरमीडिएट से कम है। नेट भी आप देख सकते हो कि प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से कम है, बट ये स्टेप जो है इट इज़ अकरिंग थ्रू इंटरमीडिएट फॉर्मेशन। तो ऐसा ग्राफ आएगा तो उसको आप लोगों ने ऐसे इंटरप्रेट करना है। इसको ड्रॉ कर लो बेटा। ड्रॉन में नवीन बन गया, ओके। समझ आ गया अब तक का सारा टॉपिक? ठीक है। अच्छा, अब क्या करते हैं, पहले मैं आपको समझाऊंगी, जस्ट टॉपिक की हेडिंग लिख लो, उसके बाद फिर हम सारा उसको लिख लेंगे। सो राइट डाउन कोलिजन थ्योरी of chemical reactions, collision theory of chemical reactions। ऑलरेडी इसका एक टॉपिक तो हम कवर कर चुके हैं, उसके साथ साथ आज मैं आपको इसका दूसरी कंडीशन बताने जा रही हूँ। Now what is collision theory? Collision theory we already know कि कोई भी रिएक्शन होने के लिए पहले रिएक्टेंट्स का आपस में कोलिजन होना ज़रूरी है। कोलाइड करेंगे, एक दूसरे से टकराएंगे, ओनली देन प्रोडक्ट कैन बी फॉर्म्ड। नाउ वी ऑल्सो नो दैट एवरी कोलिजन कैन नॉट गिव अस प्रोडक्ट्स। हर कोलिजन हमें प्रोडक्ट नहीं दे सकता। द कोलिजन्स विच आर एबल टू गिव अस प्रोडक्ट्स आर नोन एज इफेक्टिव कोलिजन्स। मीन्स जो कोलिजन्स हमें प्रोडक्ट देंगे उन कोलिजन्स को हम इफेक्टिव कोलिजन्स बोलते हैं। कि लेट अस सपोज दिस इज़ अ बीकर एंड इन दिस बीकर हमने खूब सारा ए और बी मिक्स कर दिया, वो दोनों एक दूसरे को टकराने में लगे हुए हैं। दिस इज़ अ सिचुएशन। हम मान लेते हैं जी 1 सेकेंड में 100 कोलिजन्स हो रहे हैं। जस्ट सपोज 1 सेकेंड में 100 कोलिजन्स हो रहे हैं और हमारे पास जो प्रोडक्ट आया, जो ए बी बना, वो 60 था। इसका मतलब क्या हुआ कि 100 कोलिजन में से इफेक्टिव कोलिजन 60 हुए। बात समझ गए? yes. तो इफेक्टिव कोलिजन्स अब कैसे पता चले भाई? 100 के 100 ने क्यों नहीं, कोलिजन तो 100 हुए थे, तो 100 के 100 ने क्यों नहीं प्रोडक्ट दिया? या मैं क्वेश्चन पूछ सकती हूँ कि 100 के 100 कोलिजन्स इफेक्टिव क्यों नहीं थे? इससे हमें ये पता चलता है कि फॉर अ कोलिजन टू बी इफेक्टिव देयर आर सम कंडीशंस। Naturally, there are some conditions, only then we can say कि all the collisions are not effective। कोई कंडीशन ना होती तो सारे collisions हमें प्रोडक्ट देते, सारे collisions इफेक्टिव होने चाहिए थे। So for a collision to become effective, there are basically 2 conditions. One condition we have already studied. The condition was threshold energy. Threshold energy कह लो या कह लो एक्टिवेशन एनर्जी, दोनों का मतलब एक नहीं है, बट मैंने एक टॉपिक के अंडर इन चीज़ों को कवर किया था, याद होगा आप लोगों को। नवीन को, यादविंदर ने तो लेक्चर नहीं लगाया,
बेटा आप तुझे समझ आ रहा है? थोड़ा थोड़ा यही चीज़ें पढ़ाई थी उसमें। यस मैम। ठीक है। तो पहली बात तो ये हुई कि वो वाले कोलिजन्स जिनके पास एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने जितनी एनर्जी है, वही कोलिजन्स हमें इफ़ेक्टिव कोलिजन्स माने जाएंगे, वही कोलिजन्स हमें प्रोडक्ट देंगे ना। ये चीज़ के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सेकेंड कंडीशन इज़ द ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन को हमने स्टडी करना है इन द फॉर्म ऑफ स्टीरिक फैक्टर। इसका क्या मतलब है? ठीक है, तो ये देखा गया बेटा, पहले तो सिर्फ एनर्जी का बारे में पता था कि जिनके पास एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने की कैपेबिलिटी है वो इफेक्टिव कोलिजन दे देते हैं। बट ये देखा गया कि डाटा 100% मैच नहीं कर रहा था। इसका मतलब कोई ना कोई और फैक्टर भी है जिसके कारण कोलिजन के इफेक्टिव होगा या नहीं होगा, वो डिपेंड करेगा। तो ओरिएंटेशन का क्या मतलब है? अब आप लोग जस्ट मैं आपको बोल के समझा पा रही हूँ, तो आप लोग इमेजिन करो कि एक पेन है, ठीक है। पेन की कैप आपने निकाल दी। आपने अब कैप एक हाथ में पकड़ रखी है, पेन एक हाथ में पकड़ रखा है। मुझे दोनों को फिट करना है, तो कैप का जो मुंह है, जो ओपन उसका माउथ है, मैं उसी में पेन को फिक्स कर सकती हूँ। मान लो कि कैप को मैं ऑपोजिट कर दूँ, उसका जो माउथ है वो मैं दूसरे साइड कर दूँ और पेन को घुसाने की उसमें कोशिश करूँ, क्या पेन उसमें अंदर जा पाएगा? नो मैम। नहीं जा पाएगा। इसका मतलब क्या है कि उनकी प्रॉपर ओरिएंटेशन होना, स्पेस में उनकी प्रॉपर डायरेक्शन होना एक दूसरे के साथ कि कैसे वो कर सकते हैं, उसको बोलते हैं हम ओरिएंटेशन। तो एनर्जी के साथ साथ रिएक्टेंट्स की प्रॉपर ओरिएंटेशन होना भी एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स था, जिसके कारण कोलिजन इफेक्टिव होगा या नहीं होगा उस पर डिपेंडेंसी हो। समझ आ गया ये मेरा पॉइंट आप लोगों को? यस। ठीक है, मैं अब एक चीज़ बना के डायग्रामेटिकली आपको समझाने की ट्राई करती हूँ। इधर देखो, जैसे मान लो कि हमारे पास रिएक्शन है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के दो मॉलिक्यूल रिएक्ट करके डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड बना रहे हैं, NO2 plus NO2 giving us N2O4 which is known as डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। ठीक है, नाउ इधर देखो बेटा, ये जो है आपका ये NO2 है का एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है। ठीक है, इसमें N और N दोनों मॉलिक्यूल्स के एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। तो जब ऐसी चीज़ हुई तो इट वाज फाउंड के रिएक्शन हो गया एंड हमारे पास प्रोडक्ट आ गया। इट मीन्स व्हेन बोथ NO2 were reacting with the orientation having N facing each other, the collision is effective and product will be formed. So this is case of proper orientation. Now इसको हम opposite कैसे कर सकते हैं कि one molecule was having orientation this way and another molecule orientation was something like this. तो इसमें देखा गया कि प्रोडक्ट नहीं बना। Though in the second case reactants were having threshold energy. Second case में it was found that though the reactants were having threshold energy, even then they were not forming the products. It means threshold energy के साथ साथ जो दूसरा फैक्टर होना ज़रूरी है वो कौन सा फैक्टर है? Proper orientation. समझ आ गई बात? यस मैम। तो ये चीज़ आप बना लो जो अभी मैंने बोर्ड पे बना रखी है, उसके बाद मैं आपको डिक्टेट कराऊंगी। इसको भी बनाए मैम? किसको बेटा? हाँ, ये जो बनाया है मैंने वो बनाना है आपने, बिल्कुल NO2 वाली एग्जाम्पल बनानी है।
बना लिया मैं। यादविंदर डन में। ठीक है जी। अब देखो एरहिनियस इक्वेशन हमने पढ़ी थी। यादविंदर बेटा तेरा लेक्चर मिस था तो उसमें अभी थोड़ा सा समझा रही हूँ, देख तुझे आइडिया लग जाएगा। सो ये इक्वेशन हमें बताती है, क्या बताती है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा रेट ऑफ रिएक्शन पे। सो बेसिकली वी नो दैट with increase in 10 degree rise of temperature rate becomes double, but quantitatively dependency is given by Arrhenius equation. Arrhenius equation में k is equal to a e की पावर माइनस सी ए अपॉन आर टी। k है बेटा रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट इज अ पैरामीटर ऑफ रेट इटसेल्फ। जितना रेट कांस्टेंट ज़्यादा होगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा होगा। सो हमने के पे देख लिया कि टेम्परेचर की के पे क्या डिपेंडेंसी होगी। के इज इक्वल टू ए क्या होता है, ए इज नोन एज फ्रीक्वेंसी फैक्टर या इसको एरहिनियस फैक्टर भी बोलते हैं, और इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। बेसिकली फ्रीक्वेंसी फैक्टर नाम आप ध्यान में रखो, सारे नाम आने चाहिए। फ्रीक्वेंसी फैक्टर से क्या दिमाग में आता है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर ये होता है कोलिजन की फ्रीक्वेंसी बताता है कि एक सेकंड में एक यूनिट वॉल्यूम में कितने कोलिजन्स हो रहे हैं। जैसे इसमें हमने रिएक्टेंट ले लिए थे, कोई भी रिएक्टेंट ले लिए, मान लो कि x प्लस वाई ले लिया हमने। एक सेकंड में x प्लस वाई कितना रिएक्ट कर रहे हैं, कितना कोलाइड कर रहे हैं पर यूनिट वॉल्यूम। और ये क्या है एक्टिवेशन एनर्जी, r क्या है गैस कांस्टेंट, t क्या है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, तो इस इक्वेशन से हम क्वांटिटेटिवली टेम्परेचर से रेट कांस्टेंट पे या कह लो रेट पे इफेक्ट पता कर सकते हैं। ठीक है, नाउ अब इसमें ओरिएंटेशन फैक्टर इंक्लूडेड नहीं है। इसमें तो जो के की डिपेंडेंसी है वो सिर्फ टेम्परेचर पे दिखा रहा है, ओरिएंटेशन फैक्टर तो है नहीं। तो इस इक्वेशन को मॉडिफाई किया गया। क्या किया गया, ए की जगह बेटा ये भी लिख देते हैं जेड ए बी। वही बात है, जेड ए भी कोलिजन फ्रीक्वेंसी को ही डिनोट करता है। जेड ए भी नंबर ऑफ कोलिजन्स टेकिंग प्लेस पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम ही डिनोट करता है। ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, एक ही बात है। ठीक है, बट टू इंक्लूड द ओरिएंटेशन फैक्टर उसमें एक पी को भी इंक्लूड कर दिया। तो अब हमारा एक्सप्रेशन क्या बन गया, k इज इक्वल टू पी जेड ए बी ई की पावर माइनस सी ए अपॉन आर टी। दिस इज़ द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द एरहिनियस इक्वेशन। इसकी आगे नहीं हमारे सिलेबस में है कि p की वैल्यू करनी है, ये कुछ नहीं है, जस्ट हमें पता होना चाहिए k है रेट कांस्टेंट, p को बोलते हैं बेटा ओरिएंटेशन फैक्टर, और जेड ए बी क्या है आपकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, ये we know very well activation energy, R is the gas constant and T is the absolute temperature। तो अकेली इक्वेशन पहले उतने एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं दे रही थी क्योंकि उसमें जो है स्टीरिक फैक्टर इंक्लूडेड नहीं था। सो आफ्टर इंक्लूडिंग स्टीरिक फैक्टर दिस इज द एक्चुअल मॉडिफाइड इक्वेशन विच विल टेल अस डिपेंडेंसी ऑफ टेम्परेचर ऑल्सो इंक्लूडिंग द कोलिजन फ्रीक्वेंसी तो है ही है, प्लस इंक्लूडिंग द स्टीरिक फैक्टर दैट इज ओरिएंटेशन फैक्टर। समझ आ गई सारी बात? यस मैम। चलो अब आप लोगों ने हेडिंग लगाई थी कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शंस। इसमें मैं आपको सारे फैक्टर्स लिखवा देती हूँ, फटाफट लिख लो। नंबर ऑफ कोलिजन्स टेकिंग प्लेस, नंबर ऑफ कोलिजन्स टेकिंग प्लेस per second, number of collisions taking place per second। बेटा आप लोगों के मतलब अभी कोई डाउट्स है नहीं, मेरे से कुछ पूछना है आपने, कोई न्यूमेरिकल्स इस टाइम पे? आज के सेशन की बात कर रही हूँ मैं। नो ऐसा हो ही नहीं सकता। वो 16 क्वेश्चंस आप लोगों ने सॉल्व कर लिया, मुझे तो नहीं लगता उसमें तो खूब सारे डाउट्स आने चाहिए थे। इसका मतलब आपने कुछ नहीं किया अभी।
मैं दोबारा कह रही हूँ। 16 तो नहीं है, 6 7 हुई। हाँ तभी ना, आज रात तक वो 16 प्लस आई ट्राई के और सेंड कर दूँ। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के मैंने 40 क्वेश्चंस का एक सेटअप बनाया, तो मैं 40 के 40 आपसे करवाना चाहती हूँ, तभी प्रैक्टिस होगी इस चैप्टर की। उसके बाद 30-40 का ही टेस्ट ले लूँगी, तो थोड़े से 100 क्वेश्चंस तो एटलीस्ट आपके हाथ से निकल जाए ना MCQs। बाकी ओके, आज का जो रात तक का आपका एम है ऑल NCERT प्रॉब्लम्स, ऑल मीन्स ऑल एक्सरसाइज, बैक एक्सरसाइज प्लस सिंटैक्स मोस्टली मैंने कवर करा रखी हैं खुद ही हमने क्लास में अबव 90% तो करनी थी, थोड़ी बहुत मैंने आपको होमवर्क में दिया था। तो सारी NCERT प्रॉब्लम्स अपने हाथ से एक एक करके देखनी है, प्लस 16 तो मैं आपको भेज चुकी, और जितने भेजूँगी वो मैं आपके सुबह 12 बजे वाली क्लास में सिर्फ डाउट्स लूँगी, नया कुछ नहीं कराऊँगी। नया मैं आपको दोपहर को 3 बजे वाली क्लास में कराऊँगी। आपका बोर्ड वाला तो सिलेबस हो चुका है। अब मैंने आपको JEE एडवांस के बेटा कुछ टॉपिक्स हैं एक्चुअली। एक तो पैरेलल रिएक्शंस होते हैं, ये कभी भी आपको बोर्ड्स में नहीं आएंगे, JEE मेन में भी कम ही आता है, फिर भी चलो करा दूँगी। पैरेलल रिएक्शंस का एक्सप्रेशन, और हमारे पास है कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शंस जिसको सीक्वेंशियल रिएक्शंस भी बोलते हैं, और एक है रिवर्सिबल रिएक्शंस। इन तीनों के हमने थोड़ा, इसमें काफ़ी मैथ्स यूज़ होगा आपका, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, हाँ डेरिवेशन नहीं आती, बट फिर भी चलो हम इन तीनों को हमने पढ़ना है। सिर्फ ये टॉपिक हमारा बचा है, बाकी सारा चैप्टर हमारा कंप्लीट है। तो अब आपने मेहनत करनी है, मेरे तो 1 या 2 दिन में सारा ख़त्म हो जाएगा ये। उसके बाद आई स्टार्ट मेटलर्जी, बट आपको टाइम लगेगा, तो मैं इसका टेस्ट तो आपका कमिंग सैटरडे ही लूँगी। ठीक है, तो ये नहीं है, देखो आपको मैं ज़्यादा दिन दे रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि चैप्टर को आपको भी मेहनत करने की ज़रूरत है, बट उन दिन को बेटा यूज़ कर लेना। अगला चैप्टर जो मेटलर्जी है वो तो पूरा थेरेटिकल ही है, जैसे सरफेस केमिस्ट्री का, तो काफ़ी इजी चैप्टर है, सो मेहनत कर लो इस चैप्टर पे। ठीक है, इस पर ज़रूर क्वेश्चंस आते ही आते हैं JEE मेन में। सो राइट डाउन नंबर ऑफ कोलिजन्स टेकिंग प्लेस पर सेकेंड per unit volume, number of collisions taking place per second per unit volume of the reaction mixture, number of collisions taking place per second per unit volume of the reaction mixture is called collision frequency, is called collision फ्रीक्वेंसी। इस टॉपिक का आपको मैंने सारा समझा दिया, फिर भी कुछ रह जाएगा ना लिखवाना, मीटिंग बीच में बंद होगी तो मैं इसकी फ़ोटो भेजूंगी, इसके बाद हम और नहीं करेंगे, सारा समझा दिया, तो फटाफट अभी के अभी लिख लेना। आगे लिखो, फॉर अ कोलिजन टू बी इफेक्टिव, फॉर अ कोलिजन टू बी इफेक्टिव, the colliding molecules, for a collision to be effective, the colliding molecules must have energy, colliding molecules must have energy greater than a particular value, must have energy greater than a particular value called threshold energy, must have energy greater than a particular value called threshold energy. Thus at ordinary temperature and pressure, thus at ordinary temperature and pressure, most of the reactant molecules, thus at ordinary temperature and pressure, most of the reactant molecules do not possess the required energy, do not possess the required energy.
लिख लिया इतना? यस मैम। उसके बाद बेटा ऐसे लिखो A + B गिविंग अस प्रोडक्ट्स